हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आरआरबी जेई 2024 एग्ज़ाम और रेलवे के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को और जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इनको अगर आप 100% इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन की 100% गारंटी मेरी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आई होप कि यहाँ से आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी जो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक 2 पॉइंट्स हमेशा अपने माइंड में रखना है। पहली चीज़ की ये कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देख रहे हैं हर जगह पे 7951 वैकेंसीज हैं, लेकिन हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो नेशनल लेवल पे ना होके हमारा जो कंडीशन है डेट इज लिमिटेड टू द स्पेसिफिक जोन। जिस जोन से हमने अप्लाई किया है, जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है, जिस डिपार्टमेंट्स में हमने अप्लाई किया है, उन पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स में हमारा कंडीशन है रेदर देन कि हम वी आर गोइंग टू टारगेट ऑन 7951 वैकेंसीज। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि हमारा कंपटीशन नेशनल लेवल पे नहीं है बल्कि हमारा कंपटीशन पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोन, कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट में जिन बच्चों ने उसमें अप्लाई किया है उनके साथ है रेदर देन कि नेशनल लेवल पे। सेकेंड चीज़ हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि जब भी मल्टीपल स्टेज वाले एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर CBT 1 है, CBT 2 है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान में रखना होता है कि हमेशा हमें दोनों स्टेजेस को लेके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर हम CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, 2 नहीं कर पाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी वी हैव टू क्रैक बोथ द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, CBT 1 एज वेल एज CBT 2। तो हमें इन दोनों को दिमाग में रख के चलना है और हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है कि हम CBT 1 और CBT 2 दोनों की एक साथ प्रिपरेशन कर पाएँ। यहाँ पर मैं बेसिकली अपनी ओर से आप लोगों को ये गाइड करूँगा कि CBT 1 पर आप 80 to 90% ऑफ द टाइम दें और CBT 2 के लिए हम प्रॉपर जो है टेक्निकल के जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं उन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। यानी हमें 10 to 20% ऑफ द टाइम टेक्निकल को देना है और 80 to 90% ऑफ द टाइम हमें CBT 1 को देना है। क्योंकि यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर हमारा CBT 1 क्वालिफाई नहीं होता है तो हम CBT 2 में तो जाएंगे नहीं। इसीलिए CBT 1 को भी हमें इस तरीके से प्रिपरेशन को अपनी रखना है, इस तरीके से हमें प्लानिंग करके चलना है कि CBT 1 में हम 100% सेलेक्ट हो जाएं और अगर हम CBT 1 में सेलेक्ट होते हैं तो CBT 2 में भी हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। इसीलिए 10 to 20% ऑफ द टाइम वी हैव टू अलॉट फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अगर हम यहाँ पर की स्ट्रेटजीज की बात करें, अगर हम टू क्रैक दिस एग्जाम, तो पहली चीज़ यहाँ पर यह है प्रैक्टिस एंड लर्निंग। मतलब ये है कि जो अगर हम CBT 1 के सिलेबस को देखें तो यहाँ पर बेसिकली देर आर 4 सेक्शंस। अगर मैं इन 4 सेक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ तो पहले बनता है अपना जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस जो कि 45 मार्क्स का वेटेज है और सेकंड जो है वो है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो अब यहाँ पर क्या है कि जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस ने वो याद करने वाली चीज़ें, यानी इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है क्वेश्चंस अगर आता है तो 100% आपका चांसेस है कि बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाए। अगर नहीं आता है तो फिर उस पर कितना भी टाइम लगा दें कोई मतलब नहीं बनता है। यानी जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस आपको याद करना है और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आपको कॉन्सेप्ट को समझ के प्रैक्टिस करना है। यानी वी हैव टू मेक अ गुड बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड लर्निंग। जिन चीज़ों को याद करना है उनको हमें याद करना होगा, जिन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है उनको हमें प्रैक्टिस करना होगा। तो पहली चीज़ ये है कि हमें प्रैक्टिस और लर्निंग इन दोनों को एक साथ लेके चलना है बेस्ट मैनर में। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्रिएट शॉर्ट नोट ऑन A4 शीट। तो दोस्तों यहाँ पर ये है कि जैसे हम रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स है, हमने इसके कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले वगैरह को हमने क्या करना है कि हमने एक बार गो थ्रू कर लिया। तो हम क्या करें कि वहाँ से जो भी फॉर्मूले या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है ना उसको हम A4 शीट पे राइट डाउन कर लें कि जब भी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक की या किसी पर्टिकुलर मल्टीपल टॉपिक की, अगर हम एक साथ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो उस शीट को हम उठाएं, एक बार सभी फॉर्मूले को गो थ्रू कर लें और फिर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। तो हमेशा फॉर्मूले और जितने भी मेथड्स हैं उसको A4 शीट पे हमें उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि जनरल अवेयर्स और जनरल साइंस के जितने भी की पॉइंट है, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी की पॉइंट्स और जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन सब की एक जगह पे हमें समरी शॉर्ट नोट्स टाइप की बना के रखनी है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी एसेंशियल कॉन्सेप्ट हैं या फिर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी चीज़ों को हमें एक जगह पे कलेक्ट करके रखना है शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की, वहाँ पर भी मैंने 100% जो क्वेश्चंस आने ही आने एग्जाम में, जो टॉपिक कवर होने, उनको बहुत ही पॉइंट वाइज में और बहुत ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने डिस्कस किया। तो उसी तरीके से आपको पॉइंट वाइज जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर है, क्रिएट शॉर्ट नोट्स ऑन A4 शीट, जिससे हमें लर्न करने वाली चीज़ों को रिवीजन में आसानी मिले और प्रैक्टिस करने वाली चीज़ों को प्रैक्टिस करने में आसानी मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आइदर प्राइवेट या फिर कहीं पे गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, और वो भी अगर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए बेटर है कि वो जितना भी फालतू टाइम है उनका, क्योंकि जॉब के साथ लोग ना फालतू टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, कहीं घूमने चले गए, कहीं कुछ कहीं किसी से बात कर रहे हैं, कहीं कुछ, तो उन्हें वो सारा वेस्ट जो वो टाइम हो रहा है उन सबको कट करना होगा और उन सबको स्टडी में इंक्लूड करना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ ये है कि उनको जो प्लानिंग स्ट्रेटजी है वो भी इस तरीके से बनानी पड़ेगी जहां पर हमें उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो वो 7 से 8, 8 से 10 घंटे तक वो डेली सेल्फ स्टडी कर सकता है, लेकिन जो लोग जॉब में हैं वो 3 to 4 आवर्स से ज़्यादा वो नहीं दे सकते। इट मीन्स कि उनको उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा जितना वो 10 आवर्स में लगा रहे हैं। इट मीन्स कि हमें बहुत स्मार्ट तरीके से वर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक वर्किंग एस्पिरेंट्स को प्रिपरेशन करनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पर्टिकुलर अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसके लिए भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड टेस्ट सीरीज, ये दो ऐसी चीज़ें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पूरा सिलेबस पढ़ ले, गो थ्रू कर ले, प्रैक्टिस कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं लगाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करता है तो उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। रीज़न इसके पीछे ये है कि जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आरआरबी जो है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है हमारे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। अगर हम जेई के बारे में बात करें और भी जितने भी एग्जामिनेशन हैं तो पीवाईक्यू से पता चलता है कि एक उनका स्टैंडर्ड क्या है, किस तरीके वो क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरीके क्वेश्चन पूछना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। टेस्ट सीरीज से एक्चुअल में हमारी परफॉर्मेंस का पता चलता है कि हमने जितना भी स्टडी किया, जितना भी एनालिसिस किया, जितने भी पीवाईक्यू से हमने एनालिसिस करके जो भी कॉन्सेप्ट ट्रिक्स जो भी डेवलप की हैं, वो सारी चीज़ों को हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कितना अच्छा कर पा रहे हैं वो परफॉर्मेंस में हमें पता चलता है टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू, इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और अगर हम देखें तो एक ऑप्टिमम हमें एक प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यू को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम स्टडी करते हैं वीक डेज में मंडे टू फ्राइडे, तो पीवाईक्यूज को हमेशा हमें प्रैक्टिस करते रहना है, उसको स्टडी करते रहना है। और अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो हम अलॉट कर सकते हैं वो टाइम सैटरडे और संडे के लिए। अब सैटरडे संडे को अगर हम टेस्ट सीरीज करते हैं तो बाकी के 5 दिन जो है, जो भी हमारा टेस्ट सीरीज के स्कोर है, जो भी मिस्टेक है, उन सब पर हम वर्क कर सकते हैं वीकडेज में। यानी वीकडेज में पीवाईक्यू भी लगाना है और आपने जो टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस की है उसको एनालिसिस करके वहां से भी हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स को बनाना है कि जिससे हम अगले वाले टेस्ट में बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। तो इस तरीके से हम एनालिसिस प्लस टेस्ट देंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे और फिर उसका जो रिजल्ट है फर्दर उसको एनालिसिस करके उन कमियों को कम करेंगे और फिर टेस्ट देंगे। इसी साइकिल में हमारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमेशा जिस भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन करें उसका सिलेबस और उसका पीवाईक्यू वो हमेशा हमारा टिप पे रहना चाहिए, हमेशा हमारी फाइल में सबसे ऊपर रहना चाहिए। हमारी टेबल जिस डेस्क पर बैठ के हम स्टडी करते हैं वो सारी चीज़ें हमेशा हमारी सबसे ऊपर रहनी चाहिए कि जब भी हम सवेरे उठें तो एक बार हम उन चीज़ों को जरूर गो थ्रू करें कि सिलेबस क्या है, हमें किस तरीके से क्या करना है, वो हमारी चीज़ें हमेशा पास में रहनी चाहिए। पीवाईक्यू प्लस सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल साइंस, जनरल साइंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोथ CBT 1 एंड CBT 2। इसका वेटेज भी वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो जनरल साइंस का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है, फिजिक्स, बायोलॉजी और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड मैंने वीडियो भी बनाई है। अगर आप चाहें तो वाली वीडियो को भी जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें जनरल साइंस में मैक्सिमम स्कोर सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्पेशल स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी और इस पर स्पेशल फोकस देना होगा जिससे हम इसमें से 30 में से 25 प्लस मार्क्स
या फिर मैक्सिमम मार्क्स हम यहाँ पर स्कोर कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेक्निकल सर्विस, जैसा भी हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि हमें 10 to 20% ऑफ द टाइम अपने पर्टिकुलर ब्रांच को भी देना है, जिससे CBT 1 में हम जाएं, CBT 1 क्रैक करके CBT 2 में जाएं तो किसी तरीके का हमारे डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे टेक्निकल है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं टेक्निकल के, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ नॉन टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए टेक्निकल को हमें CBT 1 के साथ ही साथ स्टडी करते रहना है, जिससे हम एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ CBT 2 को अपीयर हो सकें। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें 8th नंबर के पॉइंट को, तो 8th नंबर का पॉइंट हमारा ये कहता है कि डेवलप एन इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल। हमेशा जो है ना हमें डेली बेसिस पर कि हमें मॉर्निंग में उठना है और हम पूरे दिन में हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक याद करना है, तैयार करना है, प्रैक्टिस के कौन कौन से टॉपिक्स को हमें करना है, उन सारी चीज़ों का एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको डेली बनाना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इसको वीकली मतलब बनाना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक में मंडे टू फ्राइडे या फिर मंडे टू सैटरडे संडे हमें कितनी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। कुछ लोग वीकली बनाना पसंद करते हैं, तो हमेशा टाइम टेबल बना के चलना है, हमें स्टडी करनी है। आइदर ऑफ इट इज़ डेली बेसिस पर अगर हम बनाते हैं या फिर वीकली बेसिस पे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे एग्जामिनेशन के हम करीब पहुंचेंगे तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हमें जब पता होगा कि हम एक वीक में कितना पढ़ते हैं, कितने टॉपिक करते हैं, कितने चैप्टर्स कवर करते हैं, तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। और पता ही नहीं है, टाइम टेबल ही नहीं बनाया है, तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट अगर हम 8th नंबर के पॉइंट को बात करें तो ये अपना हो गया डिस्कशन, डेवलप एन इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें बैलेंस वाली बात हम कर चुके हैं कि जो रिवीजन वाली चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ये याद करने वाली चीज़ें हैं उनका, और प्रॉपर जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं मैथ एंड रीजनिंग, इसका एक प्रॉपर हमें बैलेंस बना के रखना है कि हम प्रैक्टिस ऐसी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक याद करने वाले हैं वहाँ से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को ऑब्टेन कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे अलग कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की रिलेटेड वीडियोस, इस RRB JEE एग्ज़ाम की बात हो या फिर अनदर किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो प्लीज़ फॉलो अस फॉर रेगुलर अपडेट। और अगर आप हमारे मटेरियल चाहते हैं कि स्टडी नोट्स वगैरह अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं बेसिकली प्लान कर रहा हूं कि मैं आपको एक ऐसा कंटेंट दूं जो आपको फालतू की चीज़ें ना पढ़ना पड़े, क्योंकि जितना आप फालतू टाइम बचेगा आपका, उतना ही ज़्यादा आप रीजनिंग मैथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप जनरल साइंस और करंट अफेयर्स में याद कर सकते हैं और टेक्निकल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल एग्जाम्स हैं तो आप उन एग्जाम्स को भी टाइम दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में, अगर आप मेरी करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस की वीडियोस को देखो या जनरल साइंस की वीडियोस को देखो, मैंने टू द पॉइंट उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है जो 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं या जिनमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा ही जाएगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ मैं नोट्स अपकमिंग डेज में पब्लिश करने वाला हूँ। अगर आप वो नोट्स मेरे चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।